हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और जैसा कि आप लोगों ने पिछली दो क्लासेस में देखा कि हम लोग अपने देश के संविधान की पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रहे थे, यानी हमारे देश के संविधान का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा अपनी जरूरतों के अनुसार अपने शासन प्रशासन को चलाने के लिए समय समय पर किस प्रकार से किया गया। और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि अब उनके द्वारा बनाए गए नियमों, विधियों और कानूनों को किस प्रकार से हमारे देश के वर्तमान संविधान निर्माताओं ने उपयोग किया और फिर उसके आधार पर अपने संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की गई, क्या क्या चीजें नहीं शामिल की गई। तो आइए चलिए देखा जाए कि अपने देश का संविधान कब निर्माण के लिए शुरू किया गया और इसमें क्या क्या प्रक्रिया रही। इन सारी चीजों का हम लोग आज की क्लास में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखा जाए कि अपने देश का संविधान किस प्रकार से निर्मित हुआ और अपने देश के लोगों ने अपने देश के संविधान के निर्माण के लिए कब कब क्या क्या प्रयास किए और क्या क्या बातें की गई। कब संविधान सभा का गठन हुआ, कब संविधान सभा ने संविधान को बना के तैयार किया और संविधान सभा के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए और इसकी कुल कितनी बैठकें हुई, इसमें कुल कितने खर्च आए, सारी चीजें। फिर हम लोग देखेंगे कि अपने देश के संविधान को किसके द्वारा हाथों से लिखा गया, किसके द्वारा इसमें कलाकृतियां बनाई गई। तो आपको ये सारी चीजें मैं क्लास के अंत में बताऊंगा। तो क्लास का जो अंतिम पार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें मैं आप लोगों को अपने देश के संविधान से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखा जाए। देखिए आज की क्लास का टॉपिक क्या है, भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, इसके पहले हम लोग देख रहे थे अंग्रेजों के द्वारा। अब देखिए भारत में सबसे पहले संविधान सभा की परिकल्पना बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में की गई थी। यानी संविधान सभा गठित करने की बात सबसे पहले पंडित बाल गंगाधर तिलक के द्वारा उनके स्वराज विधेयक में की गई थी। लेकिन कहा जाता है कि इस विधेयक में इन्होंने स्पष्ट रूप से संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने केवल उसकी परिकल्पना की थी। फिर देखिए उसके बाद 1922 ईस्वी में स्वराज शब्द को स्पष्ट करते समय गांधी जी ने संविधान सभा का विचार दिया था। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद भारत के लिए संविधान सभा का विचार 1924 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने दिया था। देखिए यानी ये प्रक्रिया शुरू से चलती चली आ रही है। इसके बाद देखिए 1928 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का एक संविधान लिखा था। उस समय इन लोगों ने भारत का एक सूक्ष्म संविधान लिखा था। ठीक है, यह कब लिखा गया था, जब लाहौर का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद देखिए 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजाद भारत का संविधान कैसा होगा। यानी 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी एक रूपरेखा तैयार कर ली गई थी कि आजादी के बाद हमारे देश का संविधान कैसा होगा। देखिए इन दोनों दस्तावेजों का मतलब कि जो 1928 का लाहौर अधिवेशन था और 1931 का कराची अधिवेशन, इन दोनों में ही भारत के संविधान में क्या क्या चीजें शामिल की जाएंगी उसकी महत्वपूर्ण बातों को बता दिया गया था। और इसमें कहा गया था कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात इसमें शामिल की गई थी। यानी ये बातें 1928 और 1931 में कह दी गई थी। फिर आगे देखिए उसके बाद देखिए 1934 ईस्वी में व्यक्तिगत रूप से एमएन रॉय ने संविधान सभा के गठन का विचार रखा था। ठीक है, फिर देखिए
ये देखिए एक मार्क्सवादी नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे अपने देश में, तो उन्होंने भी संविधान सभा के गठन का विचार रखा था, लेकिन उन्होंने पर्सनली दिया था ये विचार। फिर देखिए 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। यानी इसके पहले बातें चली आ रही थी, लेकिन अंग्रेजों से किसी ने मांग नहीं की थी। लेकिन 1935 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने देश के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से गठन करने की मांग की। फिर देखिए 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी उन्होंने 1938 में बता दिया कि अपने देश का जो संविधान बनेगा वो किसके द्वारा बनेगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव किया जाएगा और वही संविधान सभा हमारे देश के संविधान का निर्माण करेगी। इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी इसमें बाहर से कोई व्यक्ति इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। यानी नेहरू जी की यह मांग जो थी, इसको ब्रिटेन की जो सरकार थी हमारे देश में, उसने स्वीकार कर लिया। और इसी प्रस्ताव को देखिए सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यानी अगस्त प्रस्ताव जो क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अंग्रेजी सरकार को अपने देश के संविधान निर्माण की जो सैद्धांतिक मांग की गई थी, वही था अगस्त प्रस्ताव। फिर देखिए सन 1942 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स, यानी ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य थे, इनकी अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत भेजा गया, जिसने एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत में प्रस्थान किया। यानी भारत में आए, उन्होंने एक प्रारूप बनाकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो तैयार किया गया था उसको भारत में लेकर आए और उन्होंने कहा कि भारत का संविधान इस प्रकार से होना चाहिए। ठीक है, इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। यानी जो एक प्रारूप लेकर आए थे स्टेफर्ड क्रिप्स, कहा जाता है कि इस संविधान को बन जाने के बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा तो उसको भारत में अपनाया जाएगा। लेकिन क्रिप्स प्रस्ताव जो था उसको मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। यानी क्रिप्स प्रस्ताव में जो बातें कही गई थी मुस्लिम लीग उससे सहमत नहीं थी, इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। फिर देखिए मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। इसमें मुस्लिम लीग ने कहा कि हम लोग एक सम्मिलित संविधान नहीं चाहते हैं, हम लोग को अलग अलग प्रांतों में बांट दिया जाए, हम अपना अलग अलग संविधान बनाएंगे। देखिए उन्होंने कहा जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों, यानी हम लोग को 2 हिस्सों में बांट दीजिए और हमारी अपनी अपनी अलग अलग संविधान सभा रहेगी जिसके माध्यम से हम अपने देश का संविधान बनाएं। फिर देखिए अंततः 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत में एक कैबिनेट मिशन भेजा। ठीक है, और क्लीमेंट एटली जो तो उस समय थे, उसमें ब्रिटेन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नई सरकार बनी थी और यह सरकार किसकी थी, लेबर पार्टी। ठीक है, यह सरकार किसकी थी, लेबर पार्टी। तो इन्होंने अब भारत में संविधान के निर्माण के लिए एक अलग से मिशन भेजा जिसका नाम था कैबिनेट मिशन। और इस मिशन में देखिए 3 व्यक्ति थे, जिसमें सर पैट्रिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद इसमें वही स्ट्रैफर्ड क्रिप्स जो पहले क्रिप्स मिशन के आधार पर आए थे वो भी थे, और एक और व्यक्ति थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन से अधिकारी या व्यक्ति शामिल थे। तो उसमें कौन कौन से थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्ट्रैफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसके अध्यक्ष कौन थे, सर पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, फिर देखिए इस मिशन ने जो मुस्लिम लीग की मांग थी 2 संविधान सभा की, तो इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को ठुकरा दिया। ठीक है, यानी इसने कहा कि 2 संविधान सभाओं का गठन नहीं किया जाएगा, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना
सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफी हद तक संतुष्ट कर दिया। यानी इसने कहा कि दो संविधान सभा का निर्माण नहीं होगा, लेकिन एक ऐसी संविधान सभा का निर्माण होगा कि जिसमें सभी लोग सम्मिलित होकर अपने अपने हिसाब से अपने जरूरत की जो भी चीजें हैं उसमें शामिल कर सकते हैं, और इससे मुस्लिम लीग संतुष्ट हो गई। और इस प्रकार से अपने देश की संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी। यानी इस प्रकार अब इतनी सारी घटनाओं या घटना चक्रों के माध्यम से अपने देश में अब एक संविधान निर्माण करने के लिए सभी नेताओं ने आपस में आम सहमति बना ली थी। ठीक है, और इसी के आधार पर देखिए अपने देश की संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए अब होगा संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन किसके आधार पर होगा? कैबिनेट मिशन योजना जुलाई 1946 के द्वारा। यानी कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर अपने देश में संविधान सभा का गठन किया जाएगा। और यह संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा? जुलाई अगस्त में चुनाव कराया जाएगा, और चुनाव में जो जो प्रत्याशी जीतेंगे उन्हीं प्रत्याशियों को सम्मिलित करके नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन कराया जाएगा। और इस संविधान सभा का जो गठन कराया जाएगा उसकी देखिए प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रहेंगी या क्या क्या होंगी। देखिए कहा गया कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होगी। इनमें से 296 सीट जो है ब्रिटिश भारत से ली जाएगी और 93 सीट देसी रियासतों से ली जाएगी। यानी अपने देश में कुछ ऐसे भी रियासतें थी जिस पर राजाओं का शासन था, यानी वहां राजा अपना शासन चलाते थे, और बाकी कुछ क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटेन की सरकार का। तो वो टोटल ब्रिटेन वाले जो सीटें थी वो 296 थी और राजाओं की सीटें 93 थी। देखिए ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से किया जाएगा। यानी जो ब्रिटिश भारत क्षेत्र था वह 11 गवर्नरों के द्वारा शासित किया जाता था। तो वहां से कहा गया कि 292 लोगों का सदस्यों का चयन किया जाएगा। बाकी 4 सदस्यों का जो चयन होगा वो मुख्य आयुक्तों यानी चीफ कमिश्नरी से किया जाएगा। और उस समय अपने देश में 4 चीफ कमिश्नरी थे, दिल्ली, अजमेर और मारवाड़, कुर्ग, बलूचिस्तान। यानी इन 4 चीफ कमिश्नरी यानी मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से एक एक सदस्यों का चयन किया जाएगा, और जिसको मिला के टोटल हो जाएंगे 296। फिर देखिए हर प्रांत व देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। यानी जो बड़े राज्य हैं उनकी कोई बात नहीं, लेकिन जो छोटे राज्य हैं तो उनको एक दूसरे के साथ सम्मिलित करके उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का चयन होगा। और कहा जाता है कि प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की जानी थी। यानी जो छोटे क्षेत्र होंगे जो उसमें एक के साथ दूसरे को शामिल कर दिया जाएगा, और 10 लाख लोगों पर एक सदस्य का चयन किया जाए। फिर देखिए कहा गया प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। ये 3 प्रमुख समुदाय देखिए कौन कौन से थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य लोग, जिसमें से मुस्लिम और सिख को छोड़कर यानी 3 में से शामिल करना था और मुस्लिम और सिख को छोड़कर। फिर देखिए प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली की उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था, और यह चयन कैसे किया जाना था? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से, यानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से किया जाना था। देखिए इस तरीके से अपने देश में चुनाव होता है। किसका होता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का। तो उसी तरीके से इन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। देखिए देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। यानी जो देशी रियासतें हैं उनका चयन
इलेक्शन के माध्यम पे नहीं होगा, उन रियासतों के जो प्रमुख हैं यानी उनके जो राजा हैं वो अपना प्रतिनिधि खुद वहां से चुन के इसमें भेजे। ठीक है, अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। यानी कहा जाता है जो संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से चुनी गई थी और आंशिक रूप से नामांकित की गई थी। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था और उसके बाकी के जो सदस्य थे उनका अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया जाना था। किसके द्वारा किया जाना था? प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया। ठीक, अब देखिए संविधान सभा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अभी हम लोग बार बार संविधान सभा देख रहे हैं। देखिए, चुने गए प्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है उसे क्या कहा जाता है? संविधान सभा। यानी ऐसे प्रतिनिधि जिनको चुनकर संविधान लिखने का कार्य प्रदान किया जाता है और वह संविधान लिखने का काम करती है, उसी को कहा जाता है संविधान सभा। अब आइए देखिए संविधान सभा का चुनाव। अब संविधान वहां तो निर्धारित किया गया कि ऐसे ऐसे चीजें को शामिल किया जाएगा, ये कार्य किए जाएंगे। अब चुनाव कैसे हुआ इसको देखिए मैंने क्या कहा कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ और ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित जो 296 सीटें थी उसके लिए चुनाव हुआ, रियासतों के लिए नहीं हुआ। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि रियासतों का चुनाव नहीं होगा बल्कि वहां के जो प्रमुख रहेंगे वो अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजेंगे। देखिए अब इस 296 सीटों में देखिए चुनाव का जब परिणाम आया तो इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें मिली। यानी सबसे ज्यादा सीट किसको मिली? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। यानी इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो टोटल 296 हो जाए। ये इस प्रकार से चुनाव का परिणाम आया। फिर देखिए कहा जाता है कि हालांकि देशी रियासतों को आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई। यानी देशी रियासतों को जो 93 सीटें दी गई थी वो पूरी नहीं भर पाई। क्यों? क्योंकि बहुत सी रियासतों ने अपने आप को इससे अलग रखने का निर्णय लिया। देखिए उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया। यानी सभी रियासतों के प्रतिनिधि इस संविधान सभा के निर्माण में शामिल नहीं हुए। देखिए यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ। यानी कहा जाता है कि यह जो चुनाव हुआ था भारत के वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ था। कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष रूप से। फिर देखिए इसमें प्रत्येक समुदाय हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला प्रतिनिधियों को जगह दी गई। यानी इसमें हर वर्ग के प्रतिनिधियों को स्थान दिया गया था। ठीक है, देखिए कहा जाता है कि इसमें जो टोटल सदस्य थे उसमें सामान्य वर्ग के 213 लोग थे, मुस्लिम लोग जो थे 79 थे, अनुसूचित जाति के सदस्य 33 थे, अनुसूचित जाति के सदस्य 26 थे और महिला सदस्य 15 थी। सिख लोग 4 लोग थे। यानी इतने लोगों को मिलाकर वो 296 लोग थे, जिसमें सबसे ज्यादा संख्या किसकी थी? सामान्य लोगों। महिला सदस्य कितनी थी? 15। अनुसूचित जाति थे 26, अनुसूचित जनजाति थे 33। ठीक है, अब देखिए हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। यानी संविधान सभा में सम्मिलित होने वाली न होने वाली जो रियासत थी वो कौन थी? हैदराबाद। ठीक, फिर देखिए और भी कुछ व्यक्ति इसमें शामिल नहीं हुए थे। देखिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। यानी भारत में उस समय जो प्रसिद्ध लोग थे उसमें से केवल यही 2 लोग जो थे संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना। अब देखिए अब देखा जाए संविधान सभा की कार्य प्रणाली। यानी संविधान सभा का गठन हो गया। अब संविधान सभा अब कैसे अपना कार्य करना शुरू करेगी, पहली बैठक कब करेगी, ये सारी चीजें।
तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार प्रातः 11 बजे हुआ। यानी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का उद्घाटन किया गया था। उस दिन कौन था? दिन था सोमवार और टाइम कितने? सुबह 11 बजे। यह कहां पर इसकी पहली बैठक आयोजित की गई? इसकी पहली बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई। ठीक है, और इसे अब कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है, यानी इसे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण किए जाने की एक बाउंड्री कही जाती है, जहां पर पहली बार संविधान सभा की बैठक हुई थी। ठीक है, फिर देखिए, मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। जब ये सब चीज तय कर लिया गया तो मुस्लिम लीग ने कहा कि हम लोग इस बैठक में शामिल नहीं होंगे, तो इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, यानी मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। फिर देखिए, फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी किस तरीके को अपनाया गया? जैसे फ्रांस में किसी वरिष्ठ सदस्य को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था, उसी प्रकार अपने देश में भी इसी प्रक्रिया को अपनाया गया और सबसे जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे वरिष्ठ थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उनको अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष का अभी निर्णय नहीं लिया गया। फिर देखिए, 2 दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। एच.सी. मुखर्जी को, हरिश्चंद्र मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया और सर बी.एन. राव को सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। यानी 2 दिन के बाद 3 प्रमुख अधिकारियों का चयन किया गया। वो कौन कौन से थे? अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हरिश्चंद्र मुखर्जी और संवैधानिक सलाहकार के रूप में बी.एन. राव। अब आइए देखते हैं। अब फिर उसके 2 दिन बाद देखिए, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। यानी 2 दिन के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया और उसमें उन्होंने बताया था कि हमारे देश का संविधान किस प्रकार से होगा, यानी इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल की जाए। देखिए, इसमें जो बातें कही गई थी उनको देखिए शॉर्टकट में एक बार देख लेते हैं, जो महत्वपूर्ण बातें कही गई थी। देखिए, कहा गया था कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है। ठीक है, और अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। यानी हम लोग जब अभी आगे पढ़ेंगे अपने देश की संविधान की प्रस्तावना, तो देश के संविधान की जो प्रस्तावना है या उद्देश्य प्रस्ताव का ही क्या है? एक जीता जागता प्रमाण है। ठीक, फिर देखिए, फिर उन्होंने कहा था इसमें कि ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। यानी संपूर्ण भारत में जितने भी क्षेत्र हम लोगों के साथ शामिल होंगे वो क्या होंगे? भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। फिर देखिए, कहा गया कि ऊपर वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होंगी
इन राज्यों को प्राप्त होंगे। देखिए ये जो बात उन्होंने कही थी, इसी के आधार पे देखिए अपने देश में जम्मू कश्मीर का एक अपना शासन प्रशासन था। उन्होंने अपने आप को भारत के साथ भारतीय संघ में शामिल तो कर लिया था, लेकिन उनका जो नियम कानून, उनके प्रशासन के तौर तरीके उनके अनुसार होते थे। तो ये इसी के आधार पे वो लोग भारत में शामिल हुए थे। फिर देखिए, संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां, प्राधिकार, इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग, सभी का स्रोत भारत की जनता हो। यानी बाकी की जो बातें रहेंगी वो किसके होंगे? जो देश की जनता चाहेगी, यानी देश की जनता के द्वारा जो संविधान निर्मित किया जा रहा है वो सारी शक्तियां किसके अंदर रहेगी? देश की जनता के पास। देखिए, फिर इन्होंने कहा कि भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता, लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाए। ये सारी चीजें आप लोग आगे पढ़ेंगे। यानी ये सारी बातें नेहरू जी ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव में प्रस्तुत कर दी थी। फिर देखिए, उन्होंने कहा अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजाति क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इनके जो देश प्रस्ताव की बातें हैं, देखिए उसको कुछ कुछ चीजों को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है, कुछ चीजों को प्रस्तावना में कहा गया है, कुछ चीजों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। यानी इनके द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव में कही गई बातों को भारत के संविधान में कहीं ना कहीं शामिल किया गया। फिर देखिए, कहा गया संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यानी अपने देश का जो भूभाग होगा, भू क्षेत्र होगा, वायु क्षेत्र होगा, समुद्र होगा, उसको क्या रखा जाएगा? अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसको न्याय एवं विधि के अनुसार सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। फिर देखिए, इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, यानी इतनी जो बातें नेहरू जी ने बताई अपने उद्देश्य प्रस्ताव में, उसको देखिए 22 जनवरी 1946 ईस्वी को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। यानी इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को प्रस्तुत किया था, उसको लोगों ने सोच विचार के समझ के 22 जनवरी 1946 को एक्सेप्ट कर। फिर देखिए, इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना, देखिए मैंने अभी बताया यही जो उद्देश्य प्रस्ताव था, इसका थोड़ा सा स्वरूप बदल दिया गया और यही अपने देश की संविधान की प्रस्तावना। अब देखिए, स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, इसमें देखिए क्या क्या किया गया। जो स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में लाया गया था, मैंने आप लोगों को बताया था पिछली कक्षा में। तो देखिए उसके आधार पर क्या गया, संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। यानी जिन जिन देशी रियासतों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था, बाद में वे लोग भी इसमें क्या होने लगे, भारत के भू क्षेत्र में शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। ठीक है, फिर देखिए 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। यानी इसके बाद माउंटबेटन योजना जब जारी की गई थी, देश को आजाद करने की बात की गई, विभाजन की बात की गई, तो बाकी के और जितने भी प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया था, सभी लोगों ने अपनी अपनी सीटें हासिल कर ली। यानी सभी लोग इसमें शामिल हो गए। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। यानी अब जो भारत के हिस्से में जो क्षेत्र आ रहा था और वहां जो मुस्लिम लीग के प्रत्याशी थे, उन लोगों ने भी सदस्यता ग्रहण कर। अब देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए। यानी जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जारी हो गया तो उसने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। देखिए क्या क्या किए। सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया।
जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, यानी जो संविधान सभा बनाई गई उसको कहा गया कि संप्रभु होगी, वो अपनी इच्छा से किसी भी प्रकार की संविधान को बना सकती है। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। अब कहा गया कि यह संविधान सभा जो रहेगी अंग्रेजों के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को क्या कर सकती है, समाप्त कर सकती है या बदल सकती है, इसको पूरा अधिकार रहेगा, यानी उनको कोई दबाव नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए, इसके साथ साथ संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई, यानी संविधान सभा का दो कार्य था, संविधान बनाना और विधायिका के रूप में कार्य करना, यानी देश की आजादी के बाद देश के शासन प्रशासन को भी चलाना। देखिए, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। इसमें से देखिए क्या था, मैंने क्या कहा कि एक जो काम था वह स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था और दूसरा देश के लिए आम कानून लागू करना, यानी उस समय देश के शासन को भी चलाना था। और इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था, यानी जिस दिन संविधान के निर्माण से संबंधित बैठक होगी उस दिन वही काम किया जाएगा, और जिस दिन देश में शासन चलाने, कानून को चलाने से संबंधित कार्य होगा उस दिन अलग होगा। और उसके लिए दो अलग अलग व्यक्तियों को इसका अध्यक्ष बनाया गया। देखिए, इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद भी थी जिसने सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, यानी जब संविधान सभा की जो बैठक होती थी संविधान निर्माण के रूप में होती थी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब बैठक विधायिका के तौर पर होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। ठीक है, यानी दो व्यक्तियों के द्वारा संविधान सभा की अध्यक्षता की जाती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को एकदम अच्छे से जान लेना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि संविधान सभा को किन रूपों में कार्य करना पड़ता था। दो रूपों, एक विधायिका के रूप में और दूसरा संविधान निर्माण करने वाली सभा के, दोनों के अलग अलग अध्यक्ष हुआ करते थे। फिर देखिए, इस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य किया और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका, यानी 26 नवंबर 1949 तक इसने इसी रूप में कार्य किया, यानी दोहरे भूमिका निभाई इसने। फिर देखिए क्या हुआ, मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबंध भारतीय संविधान सभा से अलग, यानी मुस्लिम लीग के वो सदस्य जो पाकिस्तान के क्षेत्र से संबंधित थे वो अपने देश की संविधान सभा से अब अलग हो गए। ठीक है, तो देखिए इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत जो सदस्यों की संख्या 389 तय की गई थी, अब संख्या कहां पहुंच गई, 299, यानी जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे जो पाकिस्तान के प्रांत में आने वाले थे वो लोग इससे अलग हो गए। अब देखिए, भारतीय प्रांत यानी औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से कितने पहुंच गई, 229, यानी जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो पाकिस्तान बन जाने के बाद वहां चले गए। और देखिए देशी रियासतों की भी संख्या 93 से 70 हो गई, यानी कुछ देशी रियासतें पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। ठीक, अब देखिए संविधान सभा के द्वारा और भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इतना सारा काम तो हो गया, अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण कार्य क्या क्या किए गए। हमारे देश की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान ने निम्न कार्य भी किए। देखिए क्या क्या किए, इसने 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। ठीक है, उसके बाद देखिए इसने मई 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया, यानी हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज था उसको कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। फिर 1949 ईस्वी में इन्होंने राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया। फिर देखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। फिर उसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है,
और कहा जाता है कि इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई थी, यानी 24 जनवरी 1950 तक। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, यानी जब संविधान बनाया जा रहा था तो 60 देशों के संविधानों का ऑब्जर्वेशन या अवलोकन किया गया। देखिए इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुए, यानी इसका जो प्रारूप तैयार किया गया था उस पर 114 दिन तक विचार विमर्श किया गया। फिर देखिए संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख खर्च आया, लगभग 63,96,729 रुपए, जिसको इसको लगभग में 64 लाख कहा जाता है। फिर देखिए 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, जो 12वीं बैठक थी, ये आयोजित हो गई, यानी 26 नवंबर 1949 तक 11 बैठक हुई थी, 12वीं कब हुई थी? 24 जनवरी 1950। फिर देखिए इसके बाद 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया, यानी संविधान बन गया, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी इसी संविधान सभा ने एक अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया जब तक अपने देश में आम चुनाव नहीं हो गया। ठीक है, अब आइए देखिए, अब देखिए हमारे देश के जो संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का गठन किया गया था, तो सभी समितियों के बारे में नहीं जानना है हमको, कुछ महत्वपूर्ण समितियां थी जिनके बारे में जानना जरूरी है, और उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन थी? संविधान की प्रारूप समिति। ठीक है, देखिए संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया गया था। इनमें देखिए 8 बड़ी समितियां थी तथा अन्य छोटी समितियां थी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। ठीक, हाँ देखिए, अब देखिए इसमें कुछ बड़ी समितियां थी और छोटी। तो देखिए बड़ी समितियां जो थी उसमें देखिए संघ शक्ति समिति थी, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति थी, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सबसे महत्वपूर्ण जो थी प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अभी इसके बारे में आप लोगों को दिखा दूंगा कि इसमें इनके अलावा भी और लोग थे, एक टोटल 7 लोगों की समिति थी, तो मैं अभी दिखा दूंगा आप लोग। फिर देखिए मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। इसकी 2 उप समितियां भी थी। देखिए यानी जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के संबंधित जो समिति थी उसकी 2 उप समितियां थी। इसमें देखिए मौलिक अधिकार उप समिति जो थी उसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थी, और जो अल्पसंख्यक उप समिति थी इसके हरिश्चंद्र मुखर्जी थी। यानी ये एक ऐसी समिति थी जिससे 3 व्यक्ति संबंधित, दोनों को सम्मिलित रूप से कौन अध्यक्षता करता था? सरदार पटेल, लेकिन अलग अलग उप समितियों के अध्यक्ष अलग अलग व्यक्ति थे। फिर देखिए प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए राज्यों के लिए समिति थी, जो राज्यों से समझौता करने वाली, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर देखिए इसी प्रकार से ढेर सारी छोटी समितियां थी, इसके बारे में आप लोग को उतना जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग समय मिलेगा तो मैं आप लोग को नोट्स जब दूंगा तो उसमें देख लीजिएगा। तो ठीक, ये सारी समितियां उस समय गठित की गई। ठीक, देखिए बहुत ढेर सारी समितियां थी, लेकिन मेन समितियां जो थी 8 थी। उसके अलावा देखिए और भी इतनी ढेर सारी समितियां थी। अब देखिए इसी में हम लोग क्या बोले कि प्रारूप समिति, यानी प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इसने ही अपने देश के संविधान को पूरी तरह से निर्मित किया। देखिए संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। अभी मैंने आप लोग को बताया। इसका गठन देखिए कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को किया गया, यानी देश आजाद होने के बाद इसका गठन किया गया। ठीक, यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी की गई। यानी ये एक ऐसी समिति थी जिसको भारत का नया संविधान का प्रारूप यानी फॉर्मेट
तैयार करने की क्या दी गई थी, जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें देखिए 7 लोग थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। देखिए इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में थे। ठीक है, इनका चुनाव देखिए कभी कभी पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कहां से हुआ था। देखिए सबसे पहले इनका चुनाव बंगाल से हुआ था, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी वो अलग हो जाती है, जिसके वजह से इनको फिर बंबई से चुना जाता है। ठीक है, तो पहले हुआ था बंगाल से, फिर बंबई से। फिर उसके बाद देखिए इसके दूसरे सदस्य थे एन गोपाल स्वामी अयंगर, तीसरे थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथे थे देखिए डॉक्टर के एम मुंशी, पांचवें सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठवें सदस्य देखिए एन माधव राव थे। इनके पहले बीएल मित्र थे, लेकिन बीएल मित्र जो है स्वास्थ्य कारण से त्याग पत्र दे दिए थे, जिसकी वजह से एन माधव राव को शामिल किया गया। फिर उसी प्रकार से देखिए 7वें सदस्य टीटी कृष्णामाचारी थे। शुरू में इनको नहीं शामिल किया गया था, इनसे पहले डीपी खेतान को शामिल किया गया था, लेकिन उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके वजह से फिर टीटी कृष्णामाचारी को इसमें शामिल किया गया। ठीक है, ये थे प्रारूप समिति के शब्द। अब देखिए प्रारूप समिति ने काम क्या किया। कहा जाता है कि विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। यानी विचार विमर्श करने के बाद इन लोगों ने पहला प्रारूप तैयार किया और इस प्रारूप को फरवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया। और कहा गया कि ये जो प्रारूप है इस पर चर्चा करने और संशोधन करने के लिए 8 माह का समय दिया गया। यानी इन लोगों ने कहा कि 8 माह में आप लोगों को इसको प्रारूप पे चर्चा कर लेनी है और जो कुछ भी संशोधन करना उसका प्रस्ताव भी आप लोग को इसी में बता देना है। फिर देखिए लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया। यानी पहला प्रारूप पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन कि प्रारूप समिति के द्वारा पहला प्रारूप कब तैयार किया गया था, तो फरवरी 1948 ईस्वी में। फिर 8 माह का समय दिया गया इस पर चर्चा करने के लिए, संशोधन करने के लिए। उसके बाद फिर 8 महीने के बाद इसको दोबारा तैयार करके प्रकाशित किया गया अक्टूबर 1948 में। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया और इस दौरान उनकी कुल 141 बैठकें हुई। यानी प्रारूप समिति ने अपना जो प्रारूप तैयार करना था उसके लिए केवल 6 महीने से भी कम का समय लिया और कुल उसके लिए 141 बैठकें हुई। ठीक, अब देखिए संविधान सभा की महिला सदस्यों के बारे में जान लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि 15 महिला सदस्य थी। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा में सम्मिलित थी या कौन सी नहीं थी, तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वेलायुधन, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित। यानी इतनी 15 महिलाएं भी अपने देश के संविधान सभा में शामिल थी। अब देखिए संविधान सभा का द्वारा जो तैयार किया गया संविधान था वो प्रभाव में होगा, तो संविधान का प्रभाव में आना। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। ठीक है, यानी अब इन्होंने संविधान को निर्माण करके अब अंतिम रूप से 4 नवंबर 1948 को इसका प्रारूप पेश कर दिया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन तक आम चर्चा हुई। यानी अंतिम बार जब पेश किया गया तो इसको पहली बार सबके सामने पढ़ा गया और इस पर 5 दिन तक चर्चा हुई। यानी 9 नवंबर 1949 तक, 4 नवंबर तक, सॉरी ये 48 होगा। ठीक है, 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा का अंतिम प्रारूप पेश किया गया और 9 नवंबर 1948 तक इस पर आम चर्चा हुई। फिर देखिए कहा गया संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ।
ठीक है। और यह कार्य खंडवार विचार किया गया और 17 अक्टूबर 1949 तक चला। देखिए लगभग 1 साल तक इस पर फिर से विचार विमर्श चलता रहा और इस अवधि में देखिए इसमें 7,653 संशोधन के लिए प्रस्ताव आए, जिनमें से 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। यानी इतने संविधान संशोधन के प्रस्ताव लाए गए लेकिन सभी पे चर्चा नहीं की गई, केवल 2473 पर चर्चा हुई। उसके बाद देखिए संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। अब तीसरी बार इस पे विचार होना कब शुरू हुआ था? 14 नवंबर 1949। और फिर देखिए इसके बाद डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाई द असेंबली बी पास्ड नामक प्रस्ताव पेश किया। यानी अब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि हमारे देश का संविधान जो है इस संविधान सभा के द्वारा सेटल्ड कर लिया गया है, अब इसको पास कर दिया जाए। तो ये प्रस्ताव उन्होंने पेश किया और संविधान के इस प्रारूप पर पेश प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। यानी ये जो लास्ट में इन्होंने प्रस्ताव पेश किया गया, अब इसको पास कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। ठीक, अब देखिए सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। यानी जिस दिन पास हुआ उस दिन सभी लोग उपस्थित नहीं थे, तो 284 लोग उपस्थित थे, उन्होंने संविधान पे हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था तो उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे? कितने लोगों ने किए थे? 284। फिर देखिए सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं अंतिम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पर हस्ताक्षर किया था। तो देखिए संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1939 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया एवं स्वयं को संविधान को सौंपा। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख इस रूप में किया गया है संविधान की प्रस्तावना। जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो नीचे लिखा गया था कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी है ना, मिति मार्ग शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को इस संविधान को एतद द्वारा अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। यही बात उसमें लिखी गई। देखिए 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियां शामिल थी। ठीक है, प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। यानी जब पूरा संविधान लागू कर दिया गया तब प्रस्तावना को लागू किया गया। यानी आप लोग को जानते हैं कि अपने देश का पूरा संविधान 2 डेटों में लागू हुआ था। एक 24 जनवरी 1950 को कुछ चीजें लागू की गई थी, 15 अनुच्छेद, और बाकी के फिर 26 जनवरी 1950। नए विधि मंत्री डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यानी जो हमारे देश के कानून मंत्री बी.आर. अम्बेडकर थे वो संविधान सभा की बैठकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए थे और प्रारूप को उन्होंने ही बहुत बेहतर तरीके से रखा था। उनके इसी कार्य के लिए देखिए उन्हें उनकी तर्कसंगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है और उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में भी पहचाना जाता है। ठीक है, यानी महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी, इसीलिए इनका बहुत नाम है। देखिए इस महान लेखक, संविधान विशेषज्ञ, अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। यानी इतनी सारी बातें किसके बारे में कही गई हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आते हैं संविधान का प्रवर्तन, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया। अब इसमें से कौन कौन सी चीजों को कब कब अपनाया गया, कब कब लागू किया गया। देखिए 26 नवंबर 1949 को इसमें नागरिकता, चुनाव, तदर्थ संसद, अस्थायी व परिवर्तनशील नियम,
तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े कुछ प्रावधान शामिल कर लिए गए थे। कौन कौन से? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393, यानी इतने जो अनुच्छेद थे टोटल 15 थे, जो किससे संबंधित थे? शुरुआत वाले नागरिकता से, इसके बाद वाले चुनाव से, इसके बाद के तदर्थ संसद से, और बाकी अस्थायी और परिवर्तनशील नियमों से संबंधित थे, जो संविधान जिस दिन बन के तैयार हुआ उसी दिन इनको स्वतः लागू कर दिया। बाकी के शेष प्रावधानों को देखिए, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है। इसे हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते भी हैं। देखिए इस दिन को किस लिए चुना गया? देखिए इस दिन को संविधान की शुरुआत के रूप में इसलिए चुना गया क्योंकि इसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसी दिन 1930 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पारित हुए संकल्प के आधार पर पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यानी भारत में पूर्ण स्वराज दिवस इसी दिन मनाया गया था। 26 जनवरी 1929 ईस्वी को जो स्वराज वो पारित हुआ था, तो उसी के आधार पर इसलिए इस दिन को अपने देश में संविधान को लागू करने का दिन माना। संविधान की शुरुआत के साथ ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारत शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, हालांकि एबोलिशन ऑफ प्रिवी काउंसिल ज्यूरिडिक्शन एक्ट 1939 लागू। यानी देखिए, यानी जब हमारे देश का संविधान जब तक नहीं बना था तब तक इन्हीं कानूनों के आधार पर देश का शासन चल रहा था। जब अपने देश का संविधान बन गया, सब कुछ लागू कर दिया गया, तो इन दोनों शासन अधिनियमों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। लेकिन कुछ कानून से संबंधित जो संविधान थे उनको अभी रखा। अब देखिए आते हैं संविधान सभा की आलोचना। इतना सारा कार्य हो गया तो उसमें कुछ गलतियां भी बताई जाएंगी। देखिए, तो संविधान सभा की आलोचना कुछ लोगों के द्वारा की गई है। कहा जाता है कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, यानी कुछ लोग कहते हैं कि ये भारत के सभी लोगों के द्वारा नहीं चुनी गई थी, इसलिए सभी लोगों का प्रतिनिधित्व तो नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि इसको वयस्क मताधिकार के आधार पे नहीं चुना गया। तो पहली आलोचना इसकी है। दूसरी देखिए, कहा जाता है कि इसमें संप्रभुता का अभाव था। कहा तो गया था संप्रभु होगी, लेकिन कहा जाता है कि यह संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, क्योंकि इसके निर्माण से संबंधित कार्य के लिए बार बार ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी, तो यह संप्रभु कैसे हो गई। फिर कहा जाता है कि इसने समय की बर्बादी की। कहा जाता है कि संविधान सभा ने इसके निर्माण में जरूरत से ज्यादा समय ले लिया और इससे कम समय में अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हो गया था। तो यानी भारत के लोगों ने बहुत ज्यादा समय लिया। फिर देखिए, चौथी आलोचना कही जाती है, इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था। यानी जो आलोचक है वो कहते थे कि इस पूरे संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो लोग थे वो कौन से लोग थे? संविधान को बनाने वाले कांग्रेस के लोग थे। तो कहा जाता है यह सभा एक दलीय, देश का एक दलीय निकाय है और कांग्रेस ही सभा है और सभा ही भारत है। यानी कांग्रेस के लोगों के द्वारा ही इस संविधान का निर्माण किया गया। फिर कहा जाता है कि इसमें वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। यानी इस संविधान को निर्माण में सबसे ज्यादा वकील और नेताओं का योगदान था। तो इन लोगों ने जो कुछ भी बनाया सब अपनी सुविधा और अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें चीजों को शामिल किया और इसकी भाषा को जानबूझ के जटिल रखा, जो आम लोगों के समझ में न आए। तो ये भी एक इसकी आलोचना थी। फिर देखिए, कहा गया इसमें हिंदुओं का प्रभुत्व था। यानी कुछ आलोचक कहते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा संख्या हिंदुओं की थी, बाकी अन्य वर्ग के लोगों को कम शामिल किया गया। देखिए, विंस्टन चर्चिल ने कहा है कि संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, ये सारी जो चीजें थी अपने देश के संविधान की आलोचना। अब देखिए, जो मैंने बोला था आप लोग को शुरुआत में कि बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को मैं अंतिम में बताऊंगा। तो महत्वपूर्ण बातें देखिए किस किस चीज से संबंधित है? भारत के तिरंगे झंडे से संबंधित है और भारत में कुछ जो चित्रकारियां वगैरह की गई हैं उनसे संबंधित। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का इतिहास देख लेते हैं। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज इस समय है, इसको देखिए
पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था। और इन्होंने इसको डिजाइन करने के बाद 1916 से 1921 के बीच करीब 30 देशों के झंडों का अध्ययन किया था इन्होंने, ठीक है। और उसके बाद फिर इन्होंने 1921 ईस्वी में इस झंडे को विजयवाड़ा यानी पुराना जो नाम बेजवाड़ा था उसमें कांग्रेस के एक अधिवेशन में महात्मा गांधी को इस डिजाइन को दिखाया था उन्होंने, ठीक है। और फिर बाद में इसी डिजाइन को देखिए 1947 ईस्वी में भारत की आजादी से कुछ दिन पहले यानी 22 जुलाई 1947 को संविधान की बैठक में अपना लिया गया। बाद में देखिए जो आजादी के बाद इसके रंग और उसके महत्व को उसी प्रकार से बनाए रखा गया, लेकिन बाद में इसमें चरखे के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को स्थान दिया गया। देखिए इंपॉर्टेंट है, चीज पूछी जा सकती है कि हमारे देश के राष्ट्रीय तिरंगे झंडे में अशोक के धर्म चक्र को कब शामिल किया गया था? तो कब शामिल किया गया था? आजादी के बाद। इसके पहले जो था इसमें बीच में चरखा बना हुआ था, ठीक है। देखिए इस प्रकार कांग्रेस पार्टी का तिरंगा ध्वज अंततः स्वतंत्र भारत का तिरंगा ध्वज बना। इसकी बातें देख लीजिए। तिरंगे में देखिए 3 क्षैतिज पट्टियां होती हैं। सबसे ऊपर वाली जो पट्टी केसरिया रंग की होती है जो देश की ताकत और साहस का प्रतीक बताई जाती है। बीच में जो सफेद पट्टी है वो शांति और सत्य का प्रतीक है। फिर देखिए सबसे नीचे गहरा हरा रंग की पट्टी है जो देश के विकास, शुभ और उर्वरता का प्रतीक है। सफेद पट्टी के बीच में देखिए गहरे नीले रंग का चक्र होता है। यह चक्र अशोक स्तंभ के शेर के शीर्ष फलक के चक्र जैसा होता है, यानी सारनाथ में जो अशोक के द्वारा निर्मित किया गया था, अशोक का स्तंभ जो है वहीं से इस चिन्ह को लिया गया। यह बताता है कि जीवन गतिशील है और रुकने का नाम मृत्यु है, यानी चक्र बताता है कि जीवन गतिशील है, आप हमेशा गतिशील रहिए, हमेशा चलते रहिए, कार्य करते रहिए, रुकेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसमें देखिए 24 तिलियां शामिल की गई हैं। कहा जाता है कि 24 तिलियां दिन के 24 घंटों को दर्शाती हैं। और उसके अलावा मनुष्य के अविद्या से दुख जो होता है उसके 12 कारण और दुख से निर्वाण की प्राप्ति के 12 कारण को ये तिलियां बताती हैं, यानी 12 तिलियां दुखों का कारण बताती हैं कि जिसकी वजह से दुख होता है, और 12 तिलियां क्या बताती हैं? इन दुखों से कैसे निजात पाया जा सकता है। ये चीजें कहां से ली गई हैं? महात्मा बुद्ध के अरहंत बुद्धत्व के सिद्धांत से, ठीक है। यानी महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई शिक्षाओं से इनको शामिल किया। तिरंगे झंडे की जो चौड़ाई और लंबाई उसका अनुपात 2:3 होता है। देखिए मैंने ये सारी चीजें आप लोग को इसी में बता दी, क्यों? क्योंकि ये जान लेंगे तो संविधान के निर्माण से संबंधित है, तो आपको हमेशा याद रहेगा, कोई समस्या नहीं। अब देखिए भारतीय संविधान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं की गई। देखिए आप भारत के जो मूल संविधान है उसको जब देखेंगे, कभी जाएंगे दिल्ली म्यूजियम में रखा हुआ है, तो आपको लगेगा कि ये टाइप वाइप या छपाई नहीं की गई थी। इसको देखिए हाथ से लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा नामक एक भारतीय सुलेखक थे, है ना। इन्होंने अपने हाथों से अंग्रेजी में बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखा। अभी मैं आपको इसका इमेज दिखा दूंगा। तो इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है। इन्होंने इसको 251 पेज में लिखा था और इसे लिखने में उन्हें 6 महीने लगे थे और इनकी 432 निब खर्च हुई थी। यानी उस समय स्याही की पेन का उपयोग इन्होंने इसको लिखने के लिए किया था। तो इसको इन्होंने 251 पेज में लिखा था, 6 महीने लगाया था और इसमें 432 निब इनकी खर्च हुई थी। इसको लिखा इन्होंने अंग्रेजी में था लेकिन इटैलिक में लिखा था, थोड़ा सा लटका हुआ रहता है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए फिर कहा जाता है कि प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया था, यानी इन्होंने कोई पैसा नहीं लिया था, बल्कि इसके बदले उन्होंने हर पन्ने पर अपना नाम लिखा था और अंतिम पेज पर अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का नाम भी लिखा। यानी इन्होंने पैसा नहीं लिया था, बस कहा था कि हर पन्ने पर मैं अपना नाम लिखूंगा और अपने गुरु और अपने दादा मास्टर राम प्रसाद सक्सेना का भी नाम लिखूंगा। फिर उसके बाद देखिए अपने देश के संविधान की हिंदी प्रति भी हाथ से लिखी गई थी। यानी अंग्रेजी प्रति प्रेम बिहारी नारायण रायजादा और हिंदी प्रति
बसंत कृष्ण वैद्य नामक सुलेखक के द्वारा लिखी गई थी। इतिहासकारों के अनुसार कहा जाता है कि वैद्य ने इसके लिए मेहनताना लिया था, यानी उन्होंने निःशुल्क लिखा था, लेकिन बसंत कृष्ण वैद्य ने इसके लिए पैसे लिए। ठीक, देखिए अब देखिए और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें। संविधान की जो मूल प्रति है वो 16 इंच चौड़ी तथा 22 इंच लंबे चर्म पत्र शीट पर लिखी गई थी, यानी चमड़े के तरह एक पेपर आता है बड़ा सा जो 16 इंच चौड़ा और 22 इंच लंबा था। इसके देखिए, इसके हर पन्ने को शांति निकेतन पश्चिम बंगाल के कलाकारों राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने सजाया था, यानी इसके हर पेज पे चित्रकारियां की गई हैं। अभी मैं आपको इसको इमेज में दिखा रहा हूं, तो आपको लगेगा कि देखिए अपने देश के संविधान को बनाने के लिए लोगों ने कितना रुचि लिया था, कितना इंटरेस्ट लिया था, कितने खुशी से इसको तैयार किया गया था और लोगों ने इस पे कितने मेहनत किए थे। देखिए संविधान की जो ओरिजिनल प्रतियां हैं उनको संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। कांच से बने इन पारदर्शी मगर सीलबंद बक्सों में नाइट्रोजन भरी है जो पांडुलिपि के कागज को खराब नहीं होने देती, यानी हीलियम में रखा गया है, इसमें नाइट्रोजन गैस भरी गई है जो कागज को खराब होने से बचाएगी। और ये दोनों बॉक्स अमेरिका की एक कंपनी ने कैलिफोर्निया में बनाया था, यानी यह बक्सा जो है अमेरिका के कैलिफोर्निया में बनी एक कंपनी के द्वारा बनाया गया था और वहां पे फिर यहां लाया गया। देखिए अब देखिए भारतीय संविधान में कई तस्वीरें हैं, जिनमें से कुछ ये हैं। देखिए इसमें बहुत सारी तस्वीरें हैं जिसको मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें सबसे पहले जो शुरुआत होती है मोहनजोदड़ो की तस्वीरों से होती है, फिर उसके बाद देखिए वैदिक काल के गुरुकुल, फिर महाकाव्य काल के रामायण में लंका पर प्रभु राम की विजय, गीता का उपदेश देते श्री कृष्ण, फिर देखिए भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार, मौर्य काल, गुप्त वंश की कला जिसमें हनुमान जी का दृश्य है, विक्रमादित्य का दरबार, नालंदा इत्यादि, इतनी सारी तस्वीरें इसमें भी बनाई गई। ठीक है, देखिए फिर देखिए भारतीय संविधान के प्रथम पृष्ठ पर सीताराम के चित्र हैं। संविधान की सुनहरे बॉर्डर से घिरी प्रस्तावना में घोड़ा, शेर, हाथी, बैल के चित्र बने हैं। चित्रों में देश की भौगोलिक विविधता को भी दर्शाया गया है, यानी इस पे जो चित्र बनाए गए हैं इसमें अपने देश की भौगोलिक विविधता को भी दिखाया गया है। फिर देखिए संविधान के भाग 2 की शुरुआत वैदिक काल के गुरुकुल के चित्र से होती है। भाग 3 में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण की अयोध्या वापसी की तस्वीर बनाई गई है। फिर देखिए अब देखिए संपूर्ण संविधान में देखिए क्या क्या चीजें बनी है। भगवान हनुमान, श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, सम्राट अशोक, विक्रमादित्य, नालंदा विश्वविद्यालय, उड़िया मूर्तिकला, नटराज की प्रतिमा, भागीरथ की तपस्या से गंगा का अवतरण, अकबर का दरबार, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, टीपू सुल्तान, महारानी लक्ष्मीबाई, गांधी जी का दांडी मार्च, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हिमालय का दृश्य, रेगिस्तान का दृश्य, महासागर का दृश्य शामिल किया गया है। और इन तस्वीरों को बनाने का सबसे बड़ा यदि काम किसी ने किया है तो किसने किया है? उस काल के मशहूर चित्रकार नंदलाल बोस। ठीक है, इन्होंने इन चित्रों को बनाया है। इन चित्रों को बनाने में देखिए 4 साल लगे थे इनको, यानी संविधान बनकर तैयार हो गया, सब कुछ सजाने वजाने में 4 साल लगे। संविधान में बनी तस्वीरों के कारण इसे रिपब्लिक ऑफ आर्ट की संज्ञा दी जाती है, यानी इसे रिपब्लिक ऑफ आर्ट भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी कलाकृतियां की गई हैं। अब देखिए मैं आप लोगों को इसको दिखा दे। देखिए ये देखिए जो अशोक के जो देखिए स्तंभ से शेरों का लिया गया है। देखिए ये सत्यमेव जयते, ये पूरी चीज कहां से ली गई है? अशोक स्तंभ से। देखिए सारनाथ का जो अशोक स्तंभ से वहां से लेके देखिए इसके चारों तरफ बहुत सारी डिजाइन बनाई गई है, बहुत सारी कलाकृतियां की गई है। ठीक है, उसके बाद देखिए अपने देश के संविधान की प्रस्तावना देखिए आती है। ठीक है, प्रस्तावना पर देखिए
प्रस्तावना पर देखिए सारी चित्रकारियां, देखिए कितने अच्छे डिजाइन बनाई गई है, फूल, पशु, पक्षी, चारों कोनों पे देखिए 4 जानवर जो अभी मैंने आप लोग को बताया, वो चारों कोनों पे देखिए कितने अच्छे से सजाया गया, डिजाइन बनाई गई है, फूल बनाए गए हैं। फिर देखिए अब देखिए ये हिंदी में प्रस्तावना है, देखिए इसके भी चारों तरफ कितनी अच्छी डिजाइन बनाई गई, कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। फिर देखिए अभी मैंने कहा कि देखिए मोहनजोदड़ो के चित्रों को शामिल किया गया है। देखिए भाग 1 का देखिए सबसे पहले पार्ट 1 पर मोहनजोदड़ो के जो वहां देखिए जो वृषभ वाला चित्र है और उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, उसको शामिल किया गया है। इसमें देखिए चारों तरफ इस प्रकार की बाउंड्री बनाई गई है, उसको खूब कलात्मक तरीके से सजाया गया है। फिर देखिए ये जो मैंने बताया कि प्रेम बिहारी नारायण राजराजा ने इसको इंग्लिश में इटैलिक में लिखा, देखिए इंग्लिश में लिखा बहुत सुंदर तरीके से, और थोड़ी सी इंग्लिश में जो इटैलिक होती थोड़ी लटकी लटकी ऐसे रहती है, जैसे ए लिखा जाएगा तो ऐसे, जैसे देखिए ए लिखा जाता है इसमें तो ऐसे लिखा जाता है, थोड़ा लटका रहा इस प्रकार से, ठीक है। फिर देखिए ये भी मैंने बताया कि मौलिक अधिकार में देखिए पुष्पक विमान पर देखिए राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए हैं, फिर इसके चारों तरफ देखिए डिजाइन बनाई गई, इनके चित्र को शामिल किया गया है। देखिए मौलिक अधिकार वाले पेज पर राम लक्ष्मण सीता का फोटो है। उसी प्रकार देखिए यहां पर देखिए भाग 5 में देखिए महात्मा बुद्ध को दिखाया गया है, जो 5 शिष्य थे सारनाथ में, उनको उपदेश देते हुए। फिर इसके चारों तरफ देखिए अच्छी खासी कलाकारी की गई है। उसी प्रकार देखिए भाग 8 पर देखिए हनुमान जी को दिखाया गया है, देखिए। फिर देखिए देखिए भाग 10 पे देखिए यहां पर जो प्राचीन काल के चित्र बनाए गए हैं। फिर देखिए यहां पर देखिए यहां पे विभिन्न प्रकार के जो अपने देश में जो राजा थे, दरबार थे, ये सब चीजों को दिखाया गया है। फिर इसमें देखिए विक्रमादित्य को दिखाया गया है। फिर देखिए यहां सम्राट अकबर को दिखाया गया है दरबार में बैठे हुए, देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको सजाया गया। यहां देखिए शिवाजी दिखाए गए हैं। फिर देखिए यहां देखिए टीपू सुल्तान, महारानी लक्ष्मीबाई। फिर देखिए यहां हिमालय पर्वत को दिखाया गया है। फिर देखिए गांधी जी के दांडी मार्च को दिखाया गया है। फिर देखिए जो मरुस्थल में जाने वाले यात्री थे उनको दिखाया गया, ऊंटों पे जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं। फिर देखिए नटराज की प्रतिमा है, देखिए नटराज की प्रतिमा बनाई गई है शिव की। फिर उसके देखिए नाव बनाई गई है समुद्र में जाते हुए। फिर देखिए ये नाव बनाई गई है, समुद्र में यात्रा का चित्र बनाया गया है। फिर देखिए ये जो अंतिम पेज था उस पे सभी जो सदस्य थे उनके हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है। फिर देखिए ये देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर है, जिसको अंडरलाइन किया गया है। और फिर देखिए ये जो देखिए मैंने आप लोग को बताया कि प्रेम बिहारी नारायण राजराजा ने सब पेज पर अपना नाम लिखने के लिए देखिए यहाँ पे इन्होंने प्रेम लिखा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखिए आप अपने देश के संविधान से संबंधित जो बातें थी मैंने आपको आज की क्लास में बता दी। इसका मैंने आप लोग को प्रूफ भी दिखा दिया कि किसको कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है, कैसे लिखा गया। तो आज की क्लास में देखिए थोड़ी क्लास लंबी हो गई है, लेकिन मैंने सोचा था कि आज इसको पूरा करवा दूंगा, इसलिए थोड़ी लंबी हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो राजनीति विज्ञान से संबंधित रहेगी उसमें प्रस्तावना के विषय में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास में मेरे साथ इतने देर तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।